हेलो एवरीवन। आप सबके क्या हाल हैं? आशा करता हूँ कि सब ठीक ही होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ सोशल साइंस पेडागोजी फॉर सीटेट एग्ज़ाम। यहाँ पे हम जानेंगे कि जो सीटेट एग्ज़ाम है उसमें जो सोशल साइंस पेडागोजी है उसके लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है अपने आप को। ठीक है। यहाँ पे हम स्टडी मटेरियल के बारे में समझेंगे कि कौन सी बुक कौन सी क्लास तक की हमें पढ़नी है, और समझेंगे कि जो बुक्स हैं एनसीईआरटी उसको सही से पढ़ने का क्या तरीका है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ जी, तो स्टडी मटेरियल फॉर सोशल साइंस कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीटेट एग्ज़ाम। हमको जैसा कि पता है कि जो सीटेट एग्ज़ाम में जो सोशल साइंस पेडागोजी है, जो भी स्टूडेंट सोशल साइंस पेडागोजी अडॉप्ट करेंगे तो उनके लिए ये है कि 60 मार्क्स का सिर्फ यही आता है। ठीक है। 150 में से 60 मार्क्स यहीं पे पक्के कर लेते हैं। जो सही से पढ़ के जाता है वो पक्का कर लेता है कि 45 से 60 के बीच में आ ही जाए, क्योंकि ये काफ़ी मार्क्स गेनिंग वाला वो है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो ज़रूरत है वो इस चीज़ की है कि हमें किस तरीके से पढ़नी है सोशल साइंस पेडागोजी को, क्योंकि इसका जो सिलेबस है एक तरह से काफ़ी बड़ा है, लार्ज है। तो उसको कैसे हमें समझ के करना है वो चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं। तो पहला जो पॉइंट आता है वो यह है कि एनसीईआरटी बुक्स, तो जो हमें तैयारी करनी है सोशल साइंस पेडागोजी के लिए सीटेट पेपर 2 में, तो हमें सबसे पहले जो है एनसीईआरटी प्रेफर करनी पड़ेगी। वो इसका बेस है, वही सबसे मेन है, उसी में से पेपर में क्वेश्चन आते हैं सारे। ठीक है। प्रेफर 6 to 8 सोशल साइंस एनसीईआरटी। हमें 6ठी से 8वीं तक की जो भी एनसीईआरटी है पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की, यानी कि राजनीतिक विज्ञान, इतिहास और भूगोल की, तो ये हमें 6ठी से 8वीं तक की जो भी ये 3 बुक्स हैं एनसीईआरटी सोशल साइंस की, इन्हें कवर करना है, इन्हें पढ़ना है। तो अब देखते हैं आगे कि अडॉप्ट बुक लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, हिंदी और इंग्लिश। आप जिस भी सब्जेक्ट में जो हैं वो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, आप किसी में भी पढ़िए। ठीक है, क्योंकि जो पेपर है वो बाइलिंगुअल आता है। तो आपको जो लैंग्वेज अच्छे से आपकी पकड़ है जिस पे, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी, आप उसको उसी में पढ़िए। ठीक है। आइडेंटिफाई द सिलेबस ऑफ द सोशल साइंस फ्रॉम सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे हमें ये ज़रूर ध्यान रख लेना है कि जब भी हम सोशल साइंस पेडागोजी की तैयारी करने बैठें तो सबसे पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए इसका, कि सीटेट पेपर 2 का जो सोशल साइंस का वो है, सोशल साइंस पेडागोजी का जो सब्जेक्ट सिलेबस है वो क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, आई मीन कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है। तो आपको ये सीटेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा आपको सीटेट का, तो आपको वहाँ से कर लेना है डाउनलोड। क्लियर प्रॉपर कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपिक्स, ये सबसे मेन चीज़ है। जब आप देख लोगे सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे कि ये सिलेबस है, ये वाले सारे वो आने हैं कॉन्सेप्ट, उसी बेस पे आपको जो है एनसीईआरटी से प्रिपेयर करने हैं सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह। अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो भूगोल में यानी कि ज्योग्राफी में वाटर यानी कि जल एंड वायु वाइंड, तो इन सब के बारे में जो है बताया गया है चैप्टर वाइज। तो अगर हम एक तरह से वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या एनसीईआरटी में वाटर के बारे में कहा गया है। ठीक है। तो जब हम कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखेंगे, जो टॉपिक्स हैं उनके कॉन्सेप्ट जो क्लियर रखेंगे हम अपने माइंड में, तो हमें क्या है, ज़्यादा अच्छे से हम समझ सकेंगे चीज़ों को। और जब हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे चीज़ों को तो एग्ज़ाम में भी हम घूमेंगे नहीं, हमारा जो फोकस है वो टॉपिक पे ही रहेगा। एंड आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने का जो एक अच्छा तरीका है वो ये है कि रीड, अंडरस्टैंड टॉपिक, मेक स्मॉल नोट ऑन बुक एंड रिवाइज। यहाँ पे कहना ये चाह रहा हूँ मैं कि एक रीडिंग जो है वो इनफ नहीं है। आप एक बार जब पढ़ोगे किसी भी टॉपिक को, ठीक है, एनसीईआरटी में एक लाइन को आप पढ़ोगे, 2 लाइन को पढ़ोगे, पूरे टॉपिक को पढ़ोगे, तो भी आपको एक बार में शायद ही समझ आए। तो पहली बार में तो इतना कुछ समझ नहीं आता। ठीक है। तो 1 रीडिंग विल नॉट इनफ, एक रीडिंग से काम तो नहीं चलेगा बिल्कुल। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2-3 बार रीड आउट करना पड़ेगा, तब जाके हमें एक टॉपिक की समझ बन पाएगी कि हाँ ये टॉपिक ये कहना चाह रहा है। साथ ही साथ जब आप उसको जो है अंडरस्टैंड कर लो टॉपिक को, तो उसके साथ आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स कहाँ बनाओगे, साइड में छोटे छोटे, मतलब आपको मिल जाएगा स्पेस कहीं ना कहीं, आपको वहीं पे अपनी समझ से जो भी आपको समझ आ रहा है टॉपिक में, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बनाने हैं नोट्स। एंड वही बाद में आपको रिवाइज़ भी करने हैं। तो जब आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, एंड काफ़ी रिवाइज़ कर लेंगे कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो भी हैं, ठीक है, तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ मेरे को तो आता है। ठीक है। एंड हो सकता है कि एग्ज़ाम में काफ़ी घुमा फिरा के क्वेश्चन दें, क्योंकि काफ़ी जो है क्वेश्चन घुमा फिरा के ही आते हैं एग्ज़ाम में सीटेट के। तो लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आप ये समझे कि आप वो चीज़ टैकल कर लेंगे। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उसकी रिवीजन बार बार करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। ये मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी को प्रॉपर तरीके से कैसे पढ़ना है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ।
साथ ही यहाँ पे मैं एक दो चीज़ें और बता देता हूँ, लाइक मेक योर ओन स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग एंड एक्वायर नॉलेज। आपको अपने तरीके से पढ़ना है, जैसा भी आपको समझ आता है, ठीक है। जो भी आपकी स्ट्रैटेजी रही है पहले पढ़ने के लिए, उसी को आपको फॉलो करना है। जिस तरीके से आपको अच्छा समझ आता है, ठीक है, जिस तरीके से आप पढ़ते हो समझते हो, उसी तरीके को आपको अपनाना है, अपनी स्ट्रैटेजी अपनानी है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए 6th क्लास की NCERT है, 7th क्लास की NCERT है, ये ओल्ड वाली है NCERT, लेकिन अभी तक कोई जो है ऐसा नोटिस नहीं आया है कि सिलेबस चेंज हुआ या कुछ भी। सो आप ओल्ड में से भी पढ़ सकते हो, न्यू में से भी, ठीक है। एंड यहाँ पे 8th की NCERT है ये। सो रीड एंड रिमेंबर द फैक्ट्स, नेम, डेट एक्सेट्रा अकॉर्डिंग योर ट्रिक्स और हैक। सो आपको तो जैसे कि पता ही होगा पहले से ही कि जो सोशल साइंस है वो कहीं ना कहीं फैक्ट्स, नेम एंड डेट्स ये याद करने के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फैक्ट वगैरह आते हैं और नेम, नाम वगैरह, एंड डेट एंड प्लेस वगैरह आते हैं। सो आपको अपना ट्रिक लगाना है, अपने हैक्स लगाने हैं कहीं ना कहीं, जैसे भी आपको समझ आता है पहले से भी, है ना। जिन तरीक़ों से आप याद रख सको चीज़ों को, तो उस अकॉर्डिंग जो है फैक्ट्स, नेम एंड डेट, प्लेस वगैरह आपको याद रखने हैं, ताकि आप भूलो ना बिल्कुल भी। सो ये सब NCERT के बारे में था। अब आगे चलते हैं हम। अब आता है भाई PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम। यहाँ पे सबसे मेन बात है पैटर्न। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, आप अभी आपने स्टार्ट किया ही है, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो एग्ज़ाम CTET का जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न क्या होगा, ठीक है। पैटर्न मतलब कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आते हैं, किस सीक्वेंस में आते हैं क्वेश्चन, सो ये सब, ठीक है। तो इस पैटर्न को समझने के लिए आपको PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रीड आउट, एनालाइज वगैरह करना पड़ेगा। सो जब आप PYQs देखते हैं तो आप समझ पाते हो कि पैटर्न क्या है, ठीक है, एग्ज़ाम का, चाहे वो CDP की बात हो या सोशल साइंस पेडागोजी की या हिंदी इंग्लिश की बात हो, तो सबका पैटर्न होता है, आप PYQ से ही समझ सकते हैं। एंड PYQs will help you to identify the which kind of question and how they will ask question in the exam। सो हम PYQs की हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं, क्या हमें मदद मिलती है, तो हम ये समझ पाते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं एंड वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड जब हम ये सारी चीज़ें समझ जाते हैं तो हमारी एक समझ बन जाती है अच्छी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये PYQs की काफ़ी प्लस पॉइंट हैं कि हाँ, अगर हम ये कर लेते हैं तो हम अच्छा अचीव कर सकते हैं एग्ज़ाम में मार्क्स वगैरह। एंड PYQs ऑल्सो हेल्प्स यू टू प्रैक्टिस द प्रीवियस क्वेश्चंस। एंड प्रैक्टिस तो है ही ज़रूरी हर काम में, है ना। सो जब हम PYQs करते हैं तो क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसकी भी हमें प्रैक्टिस हो जाती है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि जो PYQs हैं उनको करने के कितने सारे बेनिफिट्स हैं। सो PYQs तो भाई छोड़ो ही मत, ठीक है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है पहले से ही, आपको चैनल पे मिल जाएगी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको करना क्यों ज़रूरी है, आप वो भी एक बार ज़रूर देखिएगा। एंड उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है कि हमें कितने जो PYQs हैं वो कर लेने चाहिए और कैसे करना चाहिए, ठीक है। सो आप वो देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है मॉक टेस्ट की। तो मॉक टेस्ट विल हेल्प्स फॉर प्रैक्टिस। सो हमें जो सोशल साइंस पेडागोजी है उसकी प्रिपरेशन के लिए हमें मॉक टेस्ट देने चाहिए। आप ऑनलाइन भी देख सकते हो मॉक टेस्ट वगैरह। बाकी अगर आप किसी भी तरह से मॉक टेस्ट दे रहे हो तो वो एक तरह से आपको हेल्प करेगा आपकी प्रैक्टिस में, ठीक है। यू कैन आइडेंटिफाई द एरर्स और मिस्टेक्स वाइल गिविंग द मॉक टेस्ट। तो आप क्या पहचान पाओगे मॉक टेस्ट देने के बाद कि क्या एरर्स हैं और क्या मिस्टेक्स हैं आपकी, कहाँ आप गलती कर रहे हो, तो आप वो पहचान पाओगे मॉक टेस्ट देकर। एंड मॉक टेस्ट विल हेल्प्स टू मैनेज टाइम मैनेजमेंट। भाई टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है CTET के एग्ज़ाम में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट यानी कि 150 क्वेश्चन 150 मिनट। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। एंड मॉक टेस्ट अगर आप देते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, या आप एक तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी मॉक टेस्ट की तरह आप देते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रख के एंड 2.5 घंटा आप ऐसे करते हो सॉल्व, तो वो भी एक तरह से मॉक टेस्ट में ही आ जाता है ना। सो आप किसी भी तरह से मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उससे क्या है कि आपका टाइम मैनेजमेंट होता है, आप एनालाइज कर पाते हो कि किस क्वेश्चन को कैसे करना है, कितने टाइम में करना है, ठीक है। सो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट विल हेल्प्स इन ओवरऑल प्रिपरेशन ऑफ योर एग्ज़ाम। सो आप NCERT कर लो, PYQs कर लो, इन सब के बाद जो मॉक टेस्ट आप देते हो उसी में कहीं ना कहीं आपका सारी तैयारी दिख जाती है, ठीक है।
सो मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देने हैं, चाहे किसी भी तरीके से दें आप। सो ये सारी बातें मॉक टेस्ट करने की प्लस पॉइंट हैं, एंड यही सब मेरे को बताना था आपको ये वाली वीडियो में कि एनसीईआरटी बुक्स हमें कैसे पढ़नी है, ठीक है। एंड साथ ही जो पीवाईक्यूज़ हैं उसको कैसे हमें मैनेज करना है, पढ़ना है, सीटेट के जो एसएसटी पेडागोजी है उसके अकॉर्डिंग। साथ ही हमें मॉक टेस्ट देने के क्या फ़ायदे हैं। एंड साथ ही अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको जो है सीटेट आप पहली बार देने जा रहे हैं, या आप तैयारी करने में आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि कैसे कहाँ से तैयारी करें, है ना, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है, एंड अगर आप यूट्यूब पे देख भी रहे हो तो आप तब भी कन्फ्यूजन में हो, ठीक है, और आपको कोई समझाने वाला नहीं है। सो अगर आपको मेरे से बात करनी है वन ऑन वन, यानी कि फ़ेस टू फेस ऑन मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग, सो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी मेंशन कर दी है, crackwithme@gmail.com। अगर आपको किसी भी तरह से परेशानी हो रही है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो हमें कैसे क्लियर करना है, एंड कहाँ से हमें तैयारी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ठीक है, तो आप मेरे को इस ईमेल पे अपनी डिटेल्स भेज सकते हो। आप शेयर कर सकते हो अपनी जो भी कंसर्न है, एंड एक डेट एंड टाइम फिक्स कर सकते हो कि हाँ इस डेट पे एंड इस टाइम पे हम वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं 30 to 35 मिनट्स की। सो यहाँ पे काफ़ी जो है मिनिमल फ़ीस मैंने रखी है 49 रुपीज़। येस, सो इट्स अ पेड सेशन बाय वर्चुअल मीटिंग विद मिनिमल फ़ी रिक्वायर्ड एट 49 रुपीज़। एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। एंड डोंट थिंक टू मच, डू मोर विद कंसिस्टेंसी एंड क्रैक इट।